हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज मैं इस वीडियो के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। यह जो जजमेंट है वो रिलेटेड है मेंटेनेंस से, यानी कि भरण पोषण से। यानी कि जब भी वाइफ क्लेम करती है हस्बैंड से मेंटेनेंस या हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम करता है, तो उसके संबंध में आज का हमारा केस होने वाला है। इस केस को डिटेल में समझने से पहले हमें मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को समझना होगा जो आपके लिए समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, एक्चुअली में मेंटेनेंस क्लेम करने का उद्देश्य क्या है, क्यों मेंटेनेंस क्लेम की जाती है। तो मेंटेनेंस क्लेम करने के उद्देश्य की बात करें तो मेंटेनेंस क्लेम करने का उद्देश्य केवल यही है ताकि जो भी एज एन हस्बैंड एंड वाइफ आपस में रह रहे हैं, या कोई बच्चा मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, कोई पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, तो ऐसे में उसके पास पर्याप्त जो पैसा नहीं है रहने के लिए, या हम कहें शेल्टर के लिए, उसके खाने पीने के लिए, तो ये सभी कारण हैं जिस कारण से मेंटेनेंस क्लेम की जाती है। अब बात करें यहाँ पर आज के समय में मेंटेनेंस जो है एक तरीके से जो भी हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स लेते हैं वो मेंटेनेंस की पिटीशन भी साथ के साथ डाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम ऑलरेडी पर्याप्त पैसा कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी मेंटेनेंस की पिटीशन एप्लीकेशन जो है फाइल कर दी जाती है, और इसी कारण से कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस की पिटीशन रद्द कर दी जाती है। तो समझते हैं इस केस के बारे में डिटेल में। और मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करें आज के केस के बारे में, तो ये मेंटेनेंस जो है क्लेम की गई थी वाइफ के द्वारा हस्बैंड से। सबसे पहले तो फैमिली कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट के अंदर निचली अदालत में ये मैटर गया फैमिली कोर्ट में। अब यहाँ पर वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम की हस्बैंड से। अब यहाँ पर ये मेंटेनेंस जो क्लेम की गई थी, ये क्लेम की गई थी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर, जो कि यहाँ पर इस सेक्शन की काफी ज्यादा रेलिवेंसी है। इस सेक्शन को पढ़ते हुए ही यहाँ पर जजेस ने, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस ने मैटर को डिसमिस कर दिया था। अब यहाँ पर जब ये फैमिली कोर्ट के समक्ष मैटर गया तो फैमिली कोर्ट के समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न उठे। सबसे पहला प्रश्न तो यह था कि वाइफ को यह कहा गया कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप अच्छा खासा कमाती है, शादी से पहले भी आप अच्छा खासा कमाती थी, शादी के बाद भी आप अच्छा खासा कमा रही है। अब यहाँ पर आप मेंटेनेंस किस कारण पर ले रही हैं? अब यहाँ पर वाइफ के द्वारा क्या कहा गया कि मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। अब यहाँ पर डिवोर्स ले लेना और उसके बाद वो एज ए राइट क्लेम करना, क्या ये सही है? क्या यह बात लिखी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में? बिल्कुल भी नहीं लिखी है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 को अब हम रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट में क्या लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में। अब यहाँ पर इस केस के अंदर फैमिली कोर्ट के समक्ष जब मैटर चल रहा था तो फैमिली कोर्ट ने वाइफ की जो एप्लीकेशन थी मेंटेनेंस की उसको रद्द कर दिया। अब रद्द करने के कारण क्या क्या थे मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला कारण तो यही था, उसको यह कहा गया कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप जॉब करने में सक्षम हैं, आप मैरिज से पहले जॉब कर रही थी, मैरिज के बाद भी आप जॉब कर रही हैं, आप फिजिकली और मेंटली किसी भी तरीके से अनफिट नहीं हैं। एजुकेशन को कंपेयर करें तो आपकी एजुकेशन और हस्बैंड की एजुकेशन में डिफरेंस है, आपकी एजुकेशन हाई है, यानी कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। अगर आप नहीं कमाएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन रद्द होने के बाद फैमिली कोर्ट के समक्ष अब यहाँ पर वाइफ जो है अप्रोच करती है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष फिर से यही बातें उठती हैं और वाइफ कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है, अब मेरे पास राइट है अपने हस्बैंड से क्लेम करने का।
क्या इस रीजन पर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या उसे मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि आप मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती, क्योंकि सेम जो फैमिली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने हर एक मुद्दे को जो कि पर्याप्त था उन सभी को देखते हुए आपकी जो एप्लीकेशन थी उसे रद्द किया था। क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मुद्दे क्या थे, सबसे पहली चीज थी कि आप एक एबल पर्सन है, आप एक एजुकेटेड पर्सन है, आप कमाने में सक्षम हैं, आप जो है अर्निंग करने में आप एक इंडिपेंडेंट आप अर्निंग कर सकती हैं, लेकिन आप नहीं करेंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेंटेनेंस दे दिया जाए। साथ ही इसी तरीके से जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए कैंडिडेट किसी भी एग्जाम के या लो एस्पिरेंट है हम, तो हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमें केस के फैक्ट पता होने चाहिए कि ये फैक्ट थे। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और किन विशेष पॉइंट को उन्होंने ध्यान में रखा जो मैंने अभी डिस्कस किए। और यहाँ पर लो देखा जाता है कि जिस सेक्शन के अंदर आप एप्लीकेशन क्लेम कर रहे हैं एक्चुअली वो एप्लीकेशन उस सेक्शन के अंदर फाइल की गई एप्लीकेशन पर आप एक्चुअली में हकदार हैं मेंटेनेंस लेने के लिए या नहीं है, ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए सेक्शन 24 को रीड करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट ले लीजिए, उस पर अंडरलाइन कीजिएगा, मेन जो पॉइंट है मैं वो आपको बता दूंगा। और अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है केवल आप सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 24 जो बात करती है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम की गई थी किसके, इंट्री मेंटेनेंस। इंट्री मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस। इसको भी स्टूडेंट को पता नहीं होता व्हाट इज द मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। तो ये सेम है जो इंट्री मेंटेनेंस मांगी जाती है। इंट्री मेंटेनेंस जो है जब तक प्रोसीडिंग चलेगी तब तक के लिए आपको जो है मेंटेनेंस क्लेम की जाएगी। अगर आप केस को जीत जाते हैं तो फिर आपको वो मेंटेनेंस यहाँ पर दे दी जाएगी। ये टेम्परेरी पीरियड के लिए मेंटेनेंस होती है। अब यहाँ पर बात करें इस सेक्शन की, तो इस सेक्शन को मैं रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। जो मेन पॉइंट है वो आपको इसको अंडरलाइन कर सके। क्या है, where in any proceeding under this act it appear to the court that either the wife or the husband as the case may be has no independent income sufficient for her or her supportive and necessary expenses of the proceeding। यहाँ पर सबसे पहले बात करें हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं मेंटेनेंस पेंडेंट डिलाइट के लिए, यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। दूसरी यहाँ पर बात की गई है नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशिएंट, यानी कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तभी आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं। नो इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मींस इसलिए आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि आप यहाँ पर केस फाइल करने के लिए आ रहे हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है केस को चलाने के लिए, अपने आप को व्यतीत करने के लिए, अपने आप को केयर करने के लिए। वो एक पर्याप्त पैसे की बात की गई है, यहाँ पर मच अमाउंट की बात नहीं की गई है। It may on the application of the wife or the husband order the respondent to pay the petitioner the expenses of the proceeding and the monthly during the proceeding such sum as having regarding to the petitioner own income and the income of the respondent it may seem to the court to be a reasonable। सिंपल सी बात है, यहाँ पर केवल यही कहा गया है। अगर मैं निचोड़ की बात करूँ, सार की बात करूँ, तो मेंटेनेंस आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप पर्याप्त रूप से ना कमा पाए, आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी ना कमा पाए। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, आप फिजिकली फिट ना हो, आप चल नहीं पा रहे हो, आप मेंटली सक्षम नहीं हो कार्य को करने के लिए, तो आप यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर पाओगे। साथ ही आपके पास रीजनेबल एक्सपेंसेस नहीं है अपनी प्रोसीडिंग को चलाने के लिए, शेल्टर के लिए, खाने पीने के लिए, तब आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक कनेक्टेड केस है जो मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस केस जिसमें यही बात निर्धारित की गई थी। आप इस केस का नाम लिख लीजिए,
मन्नूकरण वर्सेस देवाकी AIR 2003 का केस है ये, इसको आप लिख लीजिए। इसमें स्पेसिफिकली कहा गया था अगर वाइफ या फिर हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 24 के अंदर, तो यहाँ पर उनको प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा? कि एक्चुअली में उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सफिशिएंट उनकी इनकम नहीं है, इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं। तो यही हमारा आज का इम्पोर्टेंट केस था। इसी तरीके के और इम्पोर्टेंट जजमेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज वाईजी के साथ।